रांची और दुमका राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। लोक भवन में मना नागालैंड और असम का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने विविधता में एकता का दिया संदेश। विधानसभा अध्यक्ष का 5 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन पर जोर। अधिकारियों को कराया दायित्व बोध। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की गठबंधन सरकार को चुनावी वायदे कराए याद। विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों की सराहना की और कहा कि उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सराहना करती हूं क्योंकि उन्होंने जेंडर और दिव्यांगता की चुनौतियों को पार किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके मुझे विशेष संतोष अनुभव हो रही है। मैं इस विचार को प्राय व्यक्त करती हूं कि दिव्यांगजन की अद्भुत उपलब्धियों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को लेकर राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। धनबाद में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एनसीसी के कैडेट भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और बराबरी के संदेश से रूबरू कराया गया। रणधीर वर्मा चौक पर इस उपलक्ष्य में एक केक भी काटा गया। वक्ताओं ने दिव्यांगजनों को समान अवसर, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया। आज विश्व दिव्यांग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवस आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है क्योंकि आज जागरूकता दिन है हमारे दिव्यांगों के लिए। हम लोग समाज को एक जागरूक करते हैं कि ये बच्चे भी हमारे समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाए और ये हमारे समाज के एक हिस्सा है। भले ही हमारे समाज के अंतिम कड़ी में आते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ के समाज के प्रथम कड़ी में आ सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मीडिया इसमें दिस इज अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम। राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने अधिसूचना जारी की है। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पहल को सार्थक बताते हुए कहा कि लोक भवन से लोगों का आत्मीय जुड़ाव होगा। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम
लोक भवन के रूप में जाना जाएगा। और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। अब कोई भी यहाँ पर आ सकता है और अपनी बात। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रांची के लोक भवन में असम और नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दोनों राज्यों के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके तहत रांची स्थित लोक भवन में असम और नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दोनों राज्यों की कला, संस्कृति और विविधता की सराहना की। नागालैंड और असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दो अत्यंत सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य हैं। इन राज्यों की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि उनकी कला, संस्कृति, परंपरा और लोगों की सरलता से भी होती है। इस दौरान असम की प्रतिनिधि उर्वशी ने बिहू गीत की प्रस्तुति से सभी का मन मोहा और अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया। वहीं असम राज्य के प्रतिनिधियों ने राज्य की समृद्धशाली भाषा, संस्कृति, परंपरा समेत विविध आयामों से लोगों को अवगत कराया। समारोह में नागालैंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागालैंड और झारखंड को कई मायनों में एक जैसा बताया। केंद्र सरकार के प्रयासों से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्राप्त हुआ है, जहां भारत की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यह मंच हमें अनेकता में एकता की प्रेरणा से अवगत कराता है। कार्यक्रम में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी समेत कई लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार की नज़र अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों पर है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सुचारू संचालन की तैयारियों के सिलसिले में आज अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्र सार्थक हो, इसके लिए अधिकारी तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मौके पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं रही है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि सदन में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्पीकर ने कल विधायक दल के नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी बैठक बुलाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने लोहरदगा में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राज्य सरकार को चुनावी वायदे याद दिलाए तथा विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। चुनाव के समय इन्होंने जो घोषणाएं की थी, अगर उसको कहे तो सरकार ने सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है झारखंड की जनता को। देखा होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के पूर्व सरकार ने गठबंधन सरकार की है, तो उन्होंने कहा था कि भाई 1 वोट और 7 गारंटी। जनता से इन्होंने कहा था कि 1 वोट हमें दीजिए, आपको हम 7 गारंटी देते हैं। तो गारंटी उन्होंने क्या क्या दिया था? पहला दिया था कि भाई 1932 के आधार पर, यानी खतियान के आधार पर हम स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे। अब सरकार बन गई, पहले भी नहीं किया था, पूरे 1 वर्ष गुजर गया तो उन्होंने कोई स्थानीय नियोजन नीति बनाया ही नहीं सरकार।
इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य की मौजूदा गठबंधन सरकार विकास और जन कल्याण को लेकर दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ये कमल फूल के नाम पर हम सबका शोषण और दोहन करती है। आज आप देख लीजिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कितना प्रताड़ित किया इन लोगों ने, क्योंकि वो आदिवासी है, याद रखिएगा। और भाजपा जो है आदिवासी को देखना नहीं चाहती है, याद रखिए आप। रिम्स में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिस पर एक छात्रा पर गाजगिरी है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेने का आरोप सही पाए जाने के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा काजल का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दस्तावेज जांच में पता चला कि छात्रा के नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड में श्रेणी ओबीसी एनसीएल दर्ज थी, जबकि उसने जेसीईसीई के माध्यम से एससी श्रेणी की रैंक 1 के आधार पर प्रवेश हासिल किया था। रिम्स प्रबंधन ने सभी प्रमाणों की समीक्षा के बाद छात्रा का नामांकन रद्द कर दिया और रिक्त सीट को अगली योग्य एससी अभ्यर्थी को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स देवघर ने अपनी कैशलेस नीति में बदलाव करते हुए अब मरीजों से नगद भुगतान स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सुदूर ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई मरीज डिजिटल भुगतान की सुविधा से परिचित नहीं होते, जिसके कारण उन्हें रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर नितिन गंगने ने बताया कि मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह कदम कमजोर और तकनीकी रूप से अनभिज्ञ मरीजों के लिए राहत लेकर आएगा। फेमा उल्लंघन और हवाला निवेश के आरोप में ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल और उनसे जुड़े लोगों के 14 ठिकानों पर कल छापेमारी की। यह कार्रवाई रांची, मुंबई और सूरत में हुई। जानकारी के अनुसार नरेश केजरीवाल और उनके सहयोगियों के ठिकानों से नगद 65 लाख रुपए, सोना चांदी के सिक्के और अन्य चीजें जब्त किए गए। बिल्डरों के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी, जहां से लाखों रुपए की बरामदगी की सूचना है। ईडी की इस कार्रवाई से 1000 करोड़ रुपए के हवाला निवेश का पता चला है। इधर केंद्रीय जीएसटी की टीम ने कर चोरी मामले में पलामू के कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के मेदिनीनगर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। कई प्रतिष्ठानों को गड़बड़ी मिलने पर विभाग ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कच्चे बिल के जरिए 200 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई है। शिकायत मिलने के बाद जीएसटी विभाग ने अनुसंधान के सिलसिले में यह कार्रवाई की और दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों को खंगाला। बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण कार्यों पर सख्ती बरती जा रही है। बोकारो सिटी सेंटर स्थित अवैध फुटपाथ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। नगर प्रशासन के अधिकारी कर्नल शेखावत ने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट की अतिक्रमित जमीन हर हाल में खाली कराई जाएगी। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद जिन्होंने दुकान नहीं हटाया था, उन दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रॉपर इसको नियम अनुसार पहले नोटिस दिया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ डेली माइकिंग कराई। अभी जिला प्रशासन के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे सहयोग के साथ ये सब उचित कार्रवाई कर रही है। जितना भी अतिक्रमण हटेगा
और मैं आपके जरिए दोबारा एक बार दोहराना चाहता हूँ, जो भी अतिक्रमण का नोटिस दिया जाता है उसको आप हमारी तरफ से अफवाह मत माने। वो एक हकीकत है, वो नियम अनुसार विधि अनुसार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे करनडीह में आयोजित ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 22 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में साहित्यिक संध्या, सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी शामिल है। इसके साथ ही 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति के शामिल होने की संभावना है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। रांची में भी पूर्व राष्ट्रपति को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में नमन किया और उनके योगदान को याद किया। स्थानीय राजेंद्र चौक स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कृतज्ञ राष्ट्र परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को भी आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राज्यपाल ने लोक भवन में परमवीर चक्र विजेता और 1971 युद्ध के महानायक अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक स्थित प्रतिमा पर भी कई लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने भी उन्हें नमन किया। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के दूसरे दिन तमिलनाडु के प्रतिनिधि मंडल ने पवित्र शंकराचार्य मठ का दौरा किया। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन के बाद अब भारी संख्या में तमिल छात्र काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान उत्साहित छात्र काशी विश्वनाथ के दर्शनों के बाद क्रूज से गंगा घाट होते हुए बीएचयू पहुंचे। उत्तर प्रदेश के काशी में आकर यहाँ की आव भगत से ये छात्र बेहद खुश हैं और यहाँ की भाषा के साथ साथ यहाँ की संस्कृति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम का यह पर्व 13 दिनों तक चलेगा। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल करकलम पर इस बार की थीम आधारित है। प्रमुख कार्यक्रमों में तमिल करकलम यानी स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र में के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। रामगढ़ में आज 962 जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद ये युवा अब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार है। गौरवशाली पासिंग आउट परेड में कर्नल मानवेंद्र सिवाच ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ छावनी में ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान 962 अभ्यर्थी रिक्रूट्स के 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर गौरवशाली पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस परेड की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र सिवाच द्वारा की गई। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी और प्रशिक्षण स्टाफ के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की। पिछले 31 हफ्तों में इन्होंने पसीना बहाया, चुनौतियों का सामना किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। पत्रकारों से बात करते हुए कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र सिवाच ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को 31 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक प्रशिक्षण और सामरिक प्रशिक्षण शामिल है। इन्हें फौज से संबंधित हथियारों के इस्तेमाल, लड़ाई, युद्ध कौशल और युद्ध नीति की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फौज में आ रही नई टेक्नोलॉजी से भी इन्हें अवगत कराया जाता है। बच्चे हैं ये बिल्कुल गाँव देहात से आते हैं और अपनी मर्जी से आकर के फौज का जो प्रोफेशन है उसको चूज करते हैं और भर्ती के प्रोसीजर के बाद हमारे पास रिपोर्ट करते हैं।
समारोह के अंत में अभ्यर्थियों ने संविधान तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्दी के सम्मान और भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली। इस भावपूर्ण और उत्साहपूर्ण अवसर पर सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में सभी माता पिता को पारंपरिक गौरव पदक भी प्रदान किए गए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज पंजाब रेजिमेंट सेंटर में इसने शपथ ली है और आगे जाकर ये देश की बहुत अच्छे से सेवा करेगा। एंड मेरे पास शब्द नहीं, आई थिंक सो, बट आई जस्ट वांट टू से आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। इस उत्साहपूर्ण पासिंग आउट परेड ने सभी में देशभक्ति और गौरव की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया। ये 962 अग्निवीर अब भारत माता की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द ही अपनी अपनी यूनिट में देश की रक्षा का मोर्चा संभालेंगे। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर बताया है कि 5 और 6 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा जैसे जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर से पारा नीचे की ओर जाता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। 9 दिसंबर तक राज्य के मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 7 और 8 दिसंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। साइबर अपराधी नई तरकीबों का इस्तेमाल कर लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। ताज़ा मामला उपराजधानी दुमका से सामने आया है। यहाँ के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के एक सहायक व्याख्याता को साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाकर 15 लाख रुपए का चूना लगाया है। उपराजधानी दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित संताल परगना महिला कॉलेज के फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश शरण को साइबर ठगों ने 4-5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और खुद को ट्राई, मुंबई पुलिस, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर जमानत के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी की। ये 15 से लेकर के 19 तक, 19 के सुबह पैसा ट्रांसफर करने के बाद फिर मुझे मुक्त किया गया इस हाउस अरेस्ट से। अविनाश शरण ने घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस दुमका को आवेदन के माध्यम से दी है। थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 15 लाख रुपए ठगी के मामले का आवेदन प्राप्त है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। एक प्रोफेसर साहब आए थे जो डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उससे 15 लाख की ठगी कर लिया गया है और वे आवेदन थे, उस पे एफआईआर दर्ज हो गया है। अविनाश शरण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल बैंकिंग ब्रांच वाले अपने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर किया था। बैंक की शाखा प्रबंधक ज्योत्सना किट्टी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें कस्टमर को डरा धमकाकर अवैध रूप से पैसा वसूला जाता है। कोई भी अवैध लिंक हो या किसी भी तरीके का कॉल आए तो उसको ना उठाएं। अपने नियर बाई जो बैंकर हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। कुछ भी अगर इस तरीके की घटना होती है, कोई आपको डरा धमका रहा है, तो ज़रूर अपने जो आपके परिवार वाले हैं, जो आप जहां आपने अकाउंट रखा हुआ है, जहां मेंटेन किया हुआ है, उसे ज़रूर बताएं। साइबर ठग विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर लगातार आमजनों को अपना मोहरा बना रहे हैं। जरूरत है हमें सतर्क और सजग रहने की, ताकि धन हानि ना हो। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची और दुमका राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। लोक भवन में मना नागालैंड और असम का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने विविधता में एकता का दिया संदेश। विधानसभा अध्यक्ष का 5 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन पर जोर। अधिकारियों को कराया कर्तव्य बोध। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की गठबंधन सरकार को चुनावी वायदे कराए याद, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद।